हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज है 13 तारीख और 13 तारीख के साथ आज है संडे। और आप सभी जानते होंगे कि संडे को द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं पब्लिश होते, बट आज एक आर्टिकल बहुत अच्छा जो आप कह सकते हो पब्लिश हुआ है द हिंदू न्यूज़पेपर में, विच इज़ द व्हाट इज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। ओके, मैंने ये आर्टिकल जब देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये देश की इकोनॉमी के बारे में बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो ये जो आपका टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में कवर किया जाएगा। और साथ में ही आप देखोगे कि इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। बट हमें इस टॉपिक का टाइटल को पहले अच्छे से समझना होगा, द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी। तो जैसे आप स्टेट से क्या मीन निकालते हो? स्टेट मीन कंडीशन या सिचुएशन। आप इसको क्या कह सकते हो? कंडीशन या कोई ऐसी सिचुएशन। ओके, उसके बाद इनइक्वालिटी का आप क्या मतलब समझोगे? इनइक्वालिटी मीन अनफेयर डिफरेंसेस। ओके, अनफेयर डिफरेंसेस। सो अगर कोई कहे कि इंडिया की इन स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी बहुत बुरी है, तो उसका कहने का ये मतलब होगा कि अमीर और गरीब के बीच का गैप रहा है और कुछ ऐसे ग्रुप्स जो पीछे रह जाते हैं बाकियों के। इन शॉर्ट कहें तो इंडिया में रिच और पुअर के बीच जो फ़र्क है या लोगों के पास मनी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और जॉब अपॉर्चुनिटी का एक्सेस कितना अलग है, उस सिचुएशन को स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। ओके, और इसी के साथ ही कुछ क्वेश्चन अराइजेस किए हैं, तो चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वाई इज कैलकुलेटिंग द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कहा जा रहा है कि इंडिया में इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी का एक्चुअल लेवल कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? पहला क्वेश्चन राइटर ने यही उठाया है कि क्यों इतना टफ है कि हम इंडिया में इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी के एक्चुअल लेवल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। साथ में ही ये क्वेश्चन है कि क्या मेथड होने चाहिए इसको मेजर करने के लिए, इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए क्या मेथड होने चाहिए। देन उसके बाद ये बोला गया है क्या वर्ल्ड बैंक का सही कहना है कि इंडिया में इनइक्वालिटी लो और गिर रही है। यानी कि इंडिया में वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है कि इंडिया की जो इनइक्वालिटी है वो कम हो रही है। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि वो कम हो रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है कि डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। और बाद में ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है वेयर इज वेल्थ कंसंट्रेटेड इन इंडिया, कि इंडिया में जो वेल्थ है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, जो है आपका आर्टिकल व्हाट इज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। सो सबसे पहले देखिए, इन इंडिया टुडे ग्रोथ इज अ कंपेनियन बाय एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ इनकम्स एंड वेल्थ। यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडिया में ग्रोथ हो रही है पर पैसा और प्रॉपर्टी सिर्फ थोड़े लोगों के पास ही जा रहा है। जैसे जीडीपी तो इंक्रीज कर रही है और बिलियनियर्स जो हैं उनकी वेल्थ भी डबल हो रही है, लेकिन जो आम आदमी है उसकी इनकम उतनी इंक्रीज नहीं कर रही। गरीबी यानी कि पॉवर्टी आज भी उतनी ही एग्जिस्ट करती है और इनइक्वालिटी और गरीबी के बीच का जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द स्टोरी सो फार, मीन अब तक की क्या कहानी है, इस पॉइंट तक क्या समरी है और अब तक क्या हो चुका है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, और उसमें एक सिग्निफिकेंट जो डिस्कशन हुआ था, डिबेट हुई थी और बोला गया कि हमने ट्रू पिक्चर दिखाई है इनइक्वालिटी की इन इंडिया में। ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि
अभी जो आउटकम्स निकली हैं वो सल्यूट करने वाली हैं कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस हुई है और साथ में ही ड्रास्टिकली जो रिड्यूस हुआ है इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई है। तो ये जो डिस्कशन किया गया है कि किसके बिहाफ पे किया गया था, ये किया गया गिनीज कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम गिनीज कोफिशिएंट को जान लेते हैं कि गिनी कोफिशिएंट होता क्या है। गिनी कोफिशिएंट गिनी कोफिशिएंट शो करता है इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ के बीच में किसी भी देश की। ओके, तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1 के बीच। अगर गिनी की वैल्यू 0 हो तो 0 का मतलब होता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है। परफेक्ट इक्वालिटी कि हर एक के पास इक्वल इनकम है। अगर 1 हो तो इसका मतलब है कि किसी एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, इनकम है, बट दूसरे के पास, बाकी के पास उतनी नहीं है। तो इसको आप बोलोगे एक्सट्रीम इनइक्वालिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि एक पर्सन है जिसकी इनकम है 10,000 और दूसरा पर्सन है जिसकी इनकम है 1,00,000 रुपीज। ओके, तो 10,000 वाले का एक्सपेंडिचर स्पेंड कितना करता है, खर्चा कितना करता है, 9,000। उसका खर्चा है 9,000। वहीं अगर दूसरा पर्सन है उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है वह 30,000 है, तो इसमें वो सिर्फ 1,000 सेविंग कर पाएगा और साथ में ही इसमें जो सेकंड वाला पर्सन है जिसकी सैलरी 1,00,000 है वो 60,000 तक सेविंग कर सकता है। तो ये इनइक्वालिटी ही क्रिएट होती है। ओके, और अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी का मतलब है कि इंडिया के अंदर कितना पैसा कमाया जा रहा है और कैसे खर्च होता है और कैसे ग्रो करता है, और इस पूरे सिस्टम को इकोनॉमी कहा जाता है। ओके, तो इसका मीन ये बताया गया है कि इंडिया अब दुनिया के उन कंट्रीज में आता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही बोला जा रहा है कि इंडिया अब दुनिया के उन कंट्रीज में आता है जहां इनइक्वालिटी सबसे कम है। इनइक्वालिटी यहाँ सबसे कम है। तो आप देखोगे तो इसका उन्होंने डाटा भी इंडिकेट किया गया है। जैसे 2011 से 2012 में इकोनॉमी जो गिनी की वैल्यू थी वो 0.288 थी और रिड्यूस होके 2022 से लेके 23 के बीच 0.255 रह गई थी। इसके बिहाफ पर इन्होंने बोला कि जो इनइक्वालिटी इंडिया में वो कम हो रही है। ओके, तो इसके बाद क्या फॉलो किया गया? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके बाद क्या फॉलो किया गया, कि जो रिपोर्ट दी गई है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं। ओके, तो सबसे पहले बोला गया, the finding was highlighted by the government as a vindication of its growth policies and economic management। तो इसी डाटा को उठाकर गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया एज अ प्रूफ कि इंडिया की इकोनॉमी की मैनेजमेंट और ग्रोथ पॉलिसी सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन कई एक्सपर्ट कमेंटेटर हैं जिन्होंने इस फैक्ट को मानने से मना कर दिया है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने सही पिक्चर इनइक्वालिटी की कंट्री की नहीं दी। ओके, तो ये भी बोला गया कि जो वर्ल्ड बैंक ने गिनीज कोफिशिएंट को यूज करके वैल्यू निकाली है वो कंजम्पशन के बेस पर निकाली है। और यहाँ क्या हो रहा है, कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम दिख रही है, बट ये भी एक खुद में एक डिबेटेड और डाउटफुल बात है। लेकिन इनकम और वेल्थ जो है उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और टाइम के साथ और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ओवर टाइम ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द कंजम्पशन इनइक्वालिटी? बेसिकली कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन मीन बेसिक नीड्स, जो रेगुलर नीड्स होती हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो इनइक्वालिटी यहाँ पर ये बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है वो कंजम्पशन बेस्ड है, ना कि इनकम और वेल्थ बेस्ड। ठीक है, और ये काफी प्रॉब्लमेटिक बात है।
ये प्रॉब्लमेटिक बात क्यों है? काफ़ी रीज़न के साथ। सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि इनइक्वालिटी जो कंजम्पशन की है वो हमेशा लो होती है, इनइक्वालिटी वेल्थ और इनकम के बजाय। यहाँ पर ये देखा गया है कि जो कंजम्पशन में इनइक्वालिटी होती है ना, वो हमेशा कम ही दिखाई देगी आपको। जो यहाँ पर पुअरर हाउस होल्ड हैं, पुअरर हाउस होल्ड कौन होते हैं? ऐसा परिवार जिनकी इनकम लो होती है, वो अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा बेसिक ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च देता है, जैसे स्कूल फीस, बिजली, पानी, किराया, खाना एक्सेट्रा। ओके, तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझो कि एक पुअर गरीब आदमी है, गरीब आदमी की जो सैलरी है वो 10,000 है। ओके, और उसमें से वो 9,000 जो है वो एक्सपेंडिचर रख लेता है। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी है जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपीज़ है और उसमें से वो 40,000 क्या कर लेता है? स्पेंड कर देता है, एक्सपेंडिचर में चला जाता है उसके। और वो सेव कितना कर लेता है? 60,000 वो सेव कर लेता है। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि 9,000 से लेके 40,000 तक वो कितना गैप दिखा रहा है? 31,000 का गैप दिखा रहा है। तो ये एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है, इन दोनों के कंजम्पशन का गैप जो है वो बहुत कम है। आप इसमें देखोगे कि इसकी सैलरी और इसकी सैलरी में जो इनकम में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, वो 90,000 का गैप है। इसी तरह अगर जो गरीब आदमी है उसकी इनकम डबल हो जाए, यहाँ पर ये बोला गया कि अगर इसकी गरीब आदमी की जो इनकम है उसको डबल कर दिया जाए तो उसकी कंजम्पशन जो है वो डबल नहीं होगी। उससे उसकी बेसिक ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जैसे अगर 10,000 उसकी सैलरी है, बढ़ के 20,000 हो जाएगी। 20,000 होने के बाद उसमें से वो 15,000 अपना खर्च करेगा, बाकी का 5,000 वो अपना सेविंग कर सकता है। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि जब इनकम बहुत ज़्यादा हो तो लोग सिर्फ खर्च ही नहीं करते, मीन्स उसको इन्वेस्ट भी करते हैं, सेविंग की करते हैं, सेविंग भी करते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखोगे इसका सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न जो है प्रॉब्लम का वो है डाटा बेस कैलकुलेशन, कि जो डाटा यूज़ किया जाता है ना इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कंजम्पशन का डाटा जो था 2011 से 12 के बीच और 22 के 23 के बीच में कंडक्ट हुआ था, वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ने किया था। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ने जो सर्वे किया था उसके बिहाफ पर जो डाटा किया था वो एक्यूरेट डाटा नहीं था। वो एक्यूरेट डाटा क्यों नहीं था? वो डाटा जो सर्वे किया गया था वो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को खर्च का डाटा तो बता देता है, बट जो रिच आदमी हैं, जो अमीर आदमी हैं, उनके डाटा और कंजम्पशन का सही खर्च नहीं बता सकता। तो इसके आगे ये बोला गया है कि जो इसकी मेथडोलॉजी रही, इसके मेथड रहा है, 2011 में पेपर से डाटा कलेक्ट किया गया था, पेपर वर्क करके डाटा कलेक्ट किया था। उसी तरह 2022 में डिजिटल डाटा कलेक्ट किया था, डिजिटल डाटा कलेक्ट किया था। ये सिर्फ रिसर्चर्स ने नहीं बोली, ये चीज़ खुद हाउस होल्ड एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलता है कि वार्न करता है, क्लियरली वार्न करता है कि इस डाटे को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, सो उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। तो एक देश में पैसा, इनकम और वेल्थ का किस तरह से लोगों के बीच मतलब उसको बांटा जा सकता है, अब इसको देखना है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो लो गिनी बताया है वो सिर्फ कंजम्पशन इनइक्वालिटी यानी खर्चे के फर्क को ही दिखाता है, ना कि रियल इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी को। इसी तरह से ये कैलकुलेट यानी कि इंडिया में रियल इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को एक्यूरेटली मेजर करना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि रिच लोग या तो सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, या तो रिच लोग क्या करते हैं, सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर वो पार्टिसिपेट कर भी ले तो अपनी रियल वेल्थ को छुपा लेते हैं। और सही एस्टिमेट हमें कैसे मिला इस चीज़ का? तो हमें सही एस्टिमेट जो दिया गया है वो दिया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस, जो थॉमस पिकेटी ने दिया एनालाइज करके, बहुत सारे डाटा से एनालाइज किया है, जैसे नेशनल लेवल सर्वे किया, टैक्स रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसने लिस्ट को पब्लिश किया
इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने इन सब का यूज़ करके बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इनइक्वालिटी डाटा एस्टिमेट किया है, और ये एस्टिमेट इंडिया में इनइक्वालिटी की एक बहुत ज़्यादा सीरियस और सच्चाई वाली तस्वीर को दिखाता है। गिनी कोफिशिएंट फॉर प्री टैक्स इनकम इंडिया इन 2022-23 इज 0.6। यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि 2022 से लेके 23 में इंडिया का गिनी कोफिशिएंट प्री टैक्स इनकम के लिए 0.61 था, जो कि बहुत हाई इनइक्वालिटी दिखाता है, और इंडिया का ये स्कोर बहुत ज्यादा है। और 218 कंट्रीज की इकोनॉमी का डाटा स्टडी किया गया था। इंडिया की पोजीशन उन टॉप मोस्ट इनइक्वल कंट्रीज में आती है, बाकी की 170 कंट्री में इनइक्वालिटी इंडिया से कम है। यानी इंडिया दुनिया के सबसे अनइक्वल इकोनॉमीज में आता है। जब हम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इंडिया का हाल इनकम से भी ज्यादा अनइक्वल है, यानी कि वेल्थ इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी से ज्यादा है। इंडिया का वेल्थ गिनी कोफिशिएंट 0.75 है। वेल्थ इनइक्वालिटी कोफिशिएंट 0.75 है, मीन्स कि वेल्थ बहुत छोटे से ग्रुप के पास कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है। 0.75 का स्कोर दिखाता है कि दौलत काफी अनइवनली डिवाइडेड है। फिर भी क्या इंडिया सबसे अनइक्वल है? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया सबसे अनइक्वल है कि नहीं। तो आंसर है नहीं, इंडिया से भी ज्यादा अनइक्वल कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। 67 कंट्री ऐसी हैं यहाँ वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया से कम है। जैसे हमने डाटा देखा था, मैं आपको एक डाटा बताती हूँ, आप इस डाटा को देखिए। यहाँ पर आप देखोगे तो इनकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 47, 48, 49, 50, 51, यहाँ से इनकम बढ़ती 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 0.61 तक चली गई है। बट अगर आप गिनी वेल्थ का रिकॉर्ड देखोगे तो इनकम 70 से ही स्टार्ट हुई थी। वेल्थ की जो डाटा है वो 70 से ही स्टार्ट हुआ था और बढ़ के 75 तक ही है, 0.75 तक है। तो यहाँ से क्या शो होता है, इंडिया में इनइक्वालिटी काफी बढ़ गई है, और जो वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि इनइक्वालिटी कम हुई है वो करंट ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं होती। अगर हम इंडिया की इनकम इनइक्वालिटी देखें तो गिनी कोफिशिएंट क्या बोलता है कि 2002 में गिनी की वैल्यू जो थी वो 0.47 थी, और 2023 में कितनी वैल्यू हो गई है, 0.61। ओके, यानी इनकम गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर वही हम वेल्थ की बात करें, वेल्थ की इनइक्वालिटी की बात करें, तो 2002 में 0.70 था और बाद में बढ़ के 2023 में 0.75 हो गया। तो यहाँ से क्या शो होता है कि अमीर और भी अमीर हो रहा है और गरीब ग्रो ही नहीं कर पा रहा। और यहाँ से राइज जो थोड़ा, यहाँ पर जो आपको राइज है ना वो थोड़ा कम दिखेगा, जैसे वेल्थ इनइक्वालिटी से 70 से सिर्फ 75 तक इंक्रीज हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी। असल में गिनी का यूज़ इंडिया में जो वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड हो रही है उसकी पूरी तरह से शेयर नहीं कर पाता। गिनी कोफिशिएंट एक ओवरऑल मेजर होता है जो पूरे पॉपुलेशन का डाटा इंक्लूड करता है, गरीब से अमीर तक। बट गिनी कोफिशिएंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता उस पॉपुलेशन की जिसके पास 1% लोगों के पास इतनी ज़्यादा वेल्थ है और बाकी के पास बिल्कुल भी दौलत नहीं है। और जब हम सिर्फ टॉप 1 की वेल्थ की कंसंट्रेट को दिखाते हैं तो तब इंडिया वर्ल्ड का सबसे अनइक्वल इकोनॉमी में से बन जाता है, मींस कि इंडिया वर्ल्ड के सबसे अनइक्वल इकोनॉमिक में गिना जाता है। टू डाटा फ्रॉम दी वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस 2022 से 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 10% एडल्ट के पास देश की 40% जो पर्सनल वेल्थ लाई करती है। ओके,
इसमें से और कंट्रीज भी आती हैं जिनकी इकोनॉमीज जो है हायर है, जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है। वो वेल्थ है उरुग्वे, इस्वातनी, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, अब बात आती है, इज अ रिडक्शन इन कंजम्पशन इनइक्वालिटी ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। क्या कंजम्पशन इनइक्वालिटी का क्या कंजम्पशन इनइक्वालिटी का कम होना एक एक्सपेक्टेड चीज है? जी हाँ, एक्सपेक्टेड चीज है। एक्सपेक्टेड क्यों है, इसको ऐसे समझो आप। जब कंजम्पशन इनइक्वालिटी रिड्यूस होना एक्सपेक्टेड बात है तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। पहले देखिए, कंजम्पशन का मतलब क्या है। कंजम्पशन इक्वालिटी का मतलब है कि लोग कितना खर्च करते हैं और उनमें से उनका डिफरेंस क्या है। इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी का मतलब है कि लोग कितना कमाते हैं और उनके पास कितनी दौलत है, उसमें डिफरेंस है। अब ये चीज समझो कि क्यों कंजम्पशन इनइक्वालिटी नेचुरली कम हो जाती है। अगर देखिए, गरीब लोग अपनी इनकम खर्च कर देते हैं रोटी कपड़ा मकान जैसे जरूरत पर। अमीर लोग भी खर्चा करते हैं पर एक लिमिट तक करते हैं, बाकी के पैसे जो हैं वो सेव कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मीन्स यही है कि इनकम का फर्क भले ही ज्यादा हो, कंजम्पशन का डिफरेंस जो है पुअर और रिच में वो ज्यादा नहीं होता, इसलिए कंजम्पशन इनइक्वालिटी नेचुरली कम दिखाई देती है। आगे बात करें तो पिछले कुछ दशकों से ये कहानी चल रही है कि इनकम के साथ साथ इनइक्वालिटी भी कम हुई है। असल में ऐसी सिचुएशन में कंजम्पशन इनइक्वालिटी का कम होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड सिनेरियो नहीं है जब इनकम बढ़ती है और ये माना जाए कि गरीब लोगों का रियल इनकम कम हो रही है। यहाँ पर आपको रियल इनकम बताई जाए तो जैसे आपकी यानी कि सैलरी इंक्रीज होने पर महंगाई का असर भी दिखता है। यानी आज के टाइम में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन उसके साथ साथ पैसे और अमीरी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जा रही है। जैसे आप एक चीज समझिए, जैसे 10,000 जो सैलरी है तब कोई भी महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, तो आराम से गरीब लोग अपना खर्चा कर रहे थे। बट जब सैलरी 20,000 हुई तो 20,000 होने के बाद 20% महंगाई भी इंक्रीज हो गई। महंगाई इंक्रीज हुई, जो पहले गरीब आदमी चीज खरीद रहा था उसी के वैल्यू पर उसको ये चीज मिल रही है। तो यहाँ पर ये बोला गया है जब इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ रियल इनकम में कोई कमी नहीं आती, तो उनका खर्च जो है मिडल और रिच लोगों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि वेल्थ इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के पास जा रही है, यानी इनकम और वेल्थ काफी कम लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो गई है। इसका असली कंसर्न ये है कि अगर सिर्फ अमीर होता रहा तो बाकी के पीछे रह जाएंगे, तो फ्यूचर में देश की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। अब इसकी जो मैं आपको थोड़ा सा रिड्यूस करने की बात बताती हूँ कि हम इस चीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और सिर्फ कुछ लोग ही अमीर हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये थ्रेट बन सकता है। और इस कंसर्न को दूर करने के लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी सबको मिलकर काम करना होगा। इसके सोल्यूशन में क्या आ सकता है? सोल्यूशन में आप पहले देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, मतलब कि अगर जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उन पर ज्यादा टैक्स लगे और उसी टैक्स के पैसे से गरीब और मिडिल क्लास वालों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाना चाहिए। जैसे रिच पर वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स का डिस्कशन हो गया, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा। सेकंड है बेटर पब्लिक सर्विसेज को बेटर करना। ओके, पब्लिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, गरीब लोगों के लिए फ्री और इक्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर को बढ़ाना, और जितना उनका ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा उतना ही उनकी इनकम बढ़ेगी। तो जैसे गवर्नमेंट ने एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है और हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट किया है। उसी के साथ
उसी के साथ स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन करनी चाहिए, यानी कि रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहिए। स्किल इंडिया मिशन, पीएम कौशल विकास योजना जैसे प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाना चाहिए। उसी तरह एक और है जैसे सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम, गरीब और वल्नरेबल ग्रुप के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, उनके पेंशन के लिए, उनकी हाउसिंग के लिए। उज्जवल योजना जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया है, पीएम किसान इनिशिएटिव चलाया है, मनरेगा इनिशिएटिव चलाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन देना चाहिए गरीब लोगों को, बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल में बैंकिंग, और आप इसको समझ सकते हो कि उनको बैंकिंग की सुविधा देनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव चलाया है जन धन योजना, मुद्रा लोन। इसी के साथ अगर ज़रूरत हो तो लैंड एंड एसेट रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए, सभी को हाउसिंग फैसिलिटी देनी चाहिए। मॉनिटर करना चाहिए इनइक्वालिटी को बेटर डाटा के साथ, सिर्फ कंजम्पशन डाटा से नहीं बल्कि इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी का भी एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि देश सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ग्रो करे, तो हमें एजुकेशन, हेल्थ, किसके साथ, एजुकेशन के साथ, हेल्थ के साथ, जॉब के साथ और वेलफेयर, सब कुछ इंक्लूसिव बनाना होगा। ताकत सिर्फ टॉप 1% के पास नहीं, सबके पास होनी चाहिए, बल्कि हर सिटीजन के पास होनी चाहिए। तो आई होप आपको आज का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। और लास्ट में नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें महराज मास्टरी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।